Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रीट 2025 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित हम यहाँ पर कुल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन विस्तृत रूप में होंगे और ये सीरीज चल रही है 16 नंबर वाली। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, किसे मौसम रहित परिघटना कहा जाता है? किसे मौसम रहित परिघटना कहा जाता है? तो प्रतिचक्रवात आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रतिचक्रवात प्रतिचक्रवात यानी पवन केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती है। इसके कारण पवनें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है तो आकाश बादल रहित होंगे। प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब क्षेत्र में आते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब क्षेत्र उच्च वायुदाब क्षेत्र है जो प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति के आदर्श क्षेत्र है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी समाज की जीवन शैली को बताने वाला त्रिआयामी चित्र है। किसी समाज की जीवन शैली को बताने वाला त्रिआयामी चित्र कौन सा है? तो डायोरामा आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन है ये। तो सभी को ध्यान से पढ़िएगा। कुल 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करें। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि हम विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है। प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वास्तविकता संबंधी सिद्धांत पर आधारित है ये प्रायोजना विधि। स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत पर, अनुभव संबंधित सिद्धांत पर। तो ये तीनों बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों। प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वास्तविकता संबंधित, स्वतंत्रता संबंधित, अनुभव संबंधी, इन सिद्धांत पर ये आधारित है। तो ये तीनों बातें आप यहाँ पर नोट करें। प्रायोजना कार्य स्वोद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और ये किसका कथन है? प्रायोजना कार्य स्वोद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये किलपेट्रिक का कथन है। यह विधि मुख्य रूप से बगीचा निर्माण, बाल मेला आयोजन, खेलकूद कार्यक्रम और सामाजिक समारोह में उपयोगी होती है। तो देखो यहाँ पर जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है वैसा ही यहाँ पर हम उत्तर देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। राष्ट्र के लिए आदर्श नागरिक बनाना, एक जागरूक व बौद्धिक समाज का निर्माण करना है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का ये मुख्य उद्देश्य है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन है, कौन सी एक प्रक्षेपित सामग्री है? कौन सी एक प्रक्षेपित सामग्री है? तो OHP। ये क्या है? फ्लैनेल बोर्ड मानचित्र एवं चित्र दृश्य सामग्री है, जबकि OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रक्षेपित सामग्री है। क्या है ये? एक प्रक्षेपित सामग्री है और इसके द्वारा विषय वस्तु को किसी दूसरे माध्यम पर प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके द्वारा विषय वस्तु को किसी दूसरे माध्यम पर प्रेषित करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसी के बाद में देखो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जीके का क्वेश्चन। चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है?
तो अमर सिंह प्रथम याद रखें यहाँ पर, महाराणा अमर सिंह प्रथम। चावंड चित्रशैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आती है और चावंड चित्रशैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर, महाराणा अमर सिंह प्रथम शासनकाल चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल था और 1592 में निसारुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 में निसारुद्दीन ने रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था साथियों। 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राजमहल कहाँ स्थित है जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी? तो ये कहाँ पर है, ये उदयपुर। राजमहल कहाँ पर, राजमहल उदयपुर में, और राजमहल उदयपुर में है और इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया और ये महल पिचोला झील के तट पर स्थित है। पिचोला झील के तट पर स्थित है। इस महल के एक भाग में प्रताप संग्रहालय हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। इस महल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी। तो यही था क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है जिसे विधवा महिला ओढ़ती है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है चीड़ का पोमचा। यहाँ पर आपको याद रखना है, पोमचा 3 प्रकार का होता है। पीला पोमचा, पहला है पीला पोमचा, पुत्र प्राप्ति पर यह ओढ़ा जाता है और यह वंश वृद्धि का प्रतीक है, पीला पोमचा। इसी के साथ आपको याद रखना है, पीला पोमचा मुख्य रूप से जयपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा है गुलाबी पोमचा, पुत्री प्राप्ति पर प्रसूता द्वारा यह ओढ़ा जाता है। और तीसरा है चीड़ का पोमचा, विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है ये, और हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये, और यह काले रंग का होता है साथियों, चीड़ का पोमचा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राज्य की सप्तांग सिद्धांत अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य का ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए और 7वां अंग कौन सा? मित्र। ये सभी अंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश, मित्र। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसने दिया? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखें। यहाँ पर कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का नारा दिया। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए तिलक ने गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर याद रखें 1885 में, और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये उल्लेख किया गया है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 151 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 151 में राज्य सरकार की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन अनुच्छेद
63 के तहत राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों के अलावा सभी कृत्य राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो ये प्रमुख अनुच्छेद है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी के बाद में देखो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा खनिज है जिससे मिट्टी की अम्लीयता समाप्त की जा सकती है। वह कौन सा खनिज है जिससे मिट्टी की अम्लीयता समाप्त की जा सकती है, तो वह है चूना और रॉक फॉस्फेट। और क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम, और जिप्सम गोट मांगलोद और जामसर में पाई जाती है, यहाँ पर उत्पादन होता है इनका। और इसी के साथ आप रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये जामर कोटड़ा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख है। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, अनुच्छेद 78 याद रखिए। अनुच्छेद 78 क्या बताता है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख। यह कर्तव्य क्या होगा, तो याद रखें यहाँ पर यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 74 के अनुसार आपको याद रखना है, यहाँ पर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 77 में क्या है, तो अनुच्छेद 77 में आपको याद रखना है भारत सरकार के कार्य का संचालन के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 77। 14 नंबर का क्वेश्चन और जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कजली तीज महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है। कजली तीज महोत्सव ये तो बूंदी में मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया। कजली तीज महोत्सव कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन बूंदी में कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अनुसार और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़कर उसे पंचायती नाम दिया गया। इसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के मध्य पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुच्छेद 219 में क्या है, तो अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में क्या है, कुछ रिट जारी की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 में क्या है, कुछ रिट जारी की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500। अनुच्छेद 170 आपको यहाँ पर याद रखना है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः 500 और 60 तय की गई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अधिकतम की बात करें तो 500 और कम से कम 60। और अपवाद भी है यहाँ पर, सिक्किम में कितनी 32, गोवा में 40, मिजोरम 40 और पुडुचेरी में 30। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है 404 तथा पुडुचेरी विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है 30। 17 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, जादूगुड्डा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए,
यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के मुख्य अयस्क की बात करें तो आपको दो नाम याद रखना है यहाँ पर, एक तो पिचब्लेंड और दूसरा यूरेनाइट। ये जिस सेलों में पाया जाता है वह है धारवाड़ आर्कियन। यह जिस सेलों में पाया जाता है वह है एक तो धारवाड़ और दूसरा आर्कियन। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले की जादूगुड्डा खान यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, चंद्रग्रहण के लिए आवश्यक स्थिति। चंद्रग्रहण के लिए कौन सी आवश्यक स्थिति है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये क्या है? यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति को ही क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण कहते हैं। और ये कब होता है? पूर्णिमा को, और केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? राजस्थान में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक, तो वह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर आपको याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियों वाला जिला है ये श्री गंगानगर। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में अधिक तापमान के कारण तेज हवाएं चलती है, जिससे वायु में भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और यही वायु भंवर धूल भरी आंधियों का रूप धारण कर लेते हैं। और ये आंधियाँ श्री गंगानगर अनूपगढ़ में 27 दिन, बीकानेर 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, जोधपुर फलोदी 9 दिन, बाड़मेर बालोतरा 13 दिन, जयपुर 6 दिन, कोटा 5 दिन और अजमेर 3 दिन तक चलती है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? मिश्रित कृषि में क्या शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कृषि के साथ साथ पशुपालन, या फिर आप ये नोट कर सकते हैं यहाँ पर कृषि व पशुपालन साथ साथ करना। मिश्रित कृषि में शामिल किया जाता है तो कृषि व पशुपालन के साथ साथ करना, कृषि व पशुपालन साथ साथ करना। और मिश्रित कृषि कहाँ पर की जाती है? तो मुख्य रूप से ये मैदानी भागों में की जाती है। और मिश्रित कृषि में आपको याद रखना है यहाँ पर, इसमें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन और चारे की फसल आदि शामिल है। और कृषि करने के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, जिसमें पशुपालन में क्या पालते हैं ये? इसमें भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र, तो ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन छिद्र, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता कहते हैं। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाती है? ओजोन परत को मापने की इकाई आपको यहाँ पर याद रखना है डॉप्सन। ओजोन परत की औसत मोटाई 330 डॉप्सन। ओजोन यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली गैस है। यह समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। 16 सितंबर आपको याद रखना है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? रिवर फॉर लाइफ अभियान का संबंध किससे है? रिवर फॉर लाइफ अभियान, इसका संबंध डॉल्फिन संरक्षण से है। डॉल्फिन संरक्षण, ये अभियान विश्व वन्य जीव कोष द्वारा चलाया गया, यानी WWF के द्वारा। और ये इसकी शुरुआत कब की जाती है? 22 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन है 23 नंबर का, वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो वह नदी है कोसी। और इस नदी के बारे में आपको याद रखना है, यह नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और इसका उद्गम की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ पर
इसका उद्गम होता है नेपाल में सप्तकोशी की नामक जगह से, और नेपाल में इसका क्या नाम है? अरुण नदी। अरुण नदी या अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है ये। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, अर्थात एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है RS शर्मा का। सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन का शैक्षिक उद्देश्य लोकतंत्र का संरक्षण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण करना। ये तीनों बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। लोकतंत्र का संरक्षण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक नागरिकता का निर्माण करना। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी अधिगम विधि है जो सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे अधिक प्रभावी है? तो वह कौन सी विधि है जो सबसे अधिक प्रभावी है? तो वह है क्रियामूलक अधिगम। और इस विधि के अनुसार विद्यार्थी स्वयं कार्य करके या विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा सीखता है। क्रिया करके सीखा गया कार्य ज्ञान को अधिक स्थायी बनाता है। अतः क्रियामूलक अधिगम सामाजिक विज्ञान सीखने में सबसे अधिक प्रभावी है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन के लिए, आनुभविक साक्ष्य के लिए और मनोरंजन के लिए। तीनों ही बातें सही है यहाँ पर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट कौशल कहलाता है। तो वह प्रतिपादन या व्याख्या करना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है? श्याम पट को साफ करने की सही तकनीक आपको बतानी है। सही तरीका क्या है श्याम पट को साफ करने का? तो बाएं से दाएं की ओर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। श्याम पट पर बाएं कोने से लिखना प्रारंभ किया जाता है। श्याम पट को साफ करने का सही तरीका क्या है? बाएं से दाएं की ओर। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया? प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डेविड कोल्ब का नाम याद रखें। यहाँ पर किसका नाम याद रखेंगे? डेविड कोल्ब का नाम। डेविड कोल्ब प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया। 31 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन है, और तो क्या है? 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रचा उपागम आधारित है। प्रचा उपागम आधारित है सृजनात्मक अनुसंधान पर। प्रोजेक्ट विधि का अवगुण क्या है? प्रोजेक्ट विधि का अवगुण क्या है? तो इसमें क्या होता है? समय खराब होता है, यानी अत्यधिक समय, अधिक समय, शक्ति और धन की आवश्यकता प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख अवगुण है, प्रमुख दोष है। इसमें कक्षीय वातावरण में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। बालकों को कई बार उचित योजना नहीं मिल पाती है। योग्य शिक्षकों का भी अभाव पाया जाता है। तो ये है आपकी प्रोजेक्ट विधि, जिसमें ये सबसे बड़ा अवगुण पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो सभी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। यहाँ पर आपको याद रखना है, शिक्षक बिना मूल्यांकन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 35 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? तो वह है दृश्य सर्वे सामग्री। दृश्य सर्वे सामग्री आपको यहाँ पर याद रखनी है।
सामाजिक विज्ञान विषय को अधिक रुचिकर व स्थायी अधिगम के लिए सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग ज़्यादा लाभदायक रहता है। दृश्य सर्वे सामग्री वह है जिसका प्रयोग कर एक शिक्षक कक्ष में पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को सजीव तथा रोचक बनाने के लिए करता है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ यानी परीक्षा अंकों की संगतता। परीक्षा अंकों की संगतता ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक विश्वसनीयता परीक्षण वह होगा जिसको बार बार जांचने के बाद भी परिणाम में कोई अंतर ना हो। बिल्कुल सही है, तभी तो परीक्षा में विश्वसनीयता होगी। 37 नंबर का क्वेश्चन है। मार्च 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ किसने सहयोग किया था? तो याद रखें यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि ने, और इनके साथ गुजरात सभा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है और समय भी याद रख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र यानी संभूति विजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो। कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? जनपद राजस्थान से संबंधित है और सबसे प्राचीन, यानी कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो वह था मत्स्य जनपद और इसकी राजधानी थी विराटनगर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा कौन सी उपाधि मिली? तो वह उपाधि कौन सी है? बख्तियार। बख्तियार आपको यहाँ पर याद रखनी है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्ति कौन थे? तो वे थे महात्मा गांधी जी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, ये आंदोलन फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर शुरू किया था। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय किया, जबकि गांधी जी ने 35% बोनस देने की मांग की और गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। अम्बालाल साराभाई व अनसुईया बेन ने गांधी जी की मांग का समर्थन किया। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही भी कहा जाता है? वह कौन सा सूफी संत है जो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो वह है निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। और इसी सूफी संत को क्या बोलते हैं? महबूब ए इलाही। शेख फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। ये सुल्तान उल औलिया संतों का राजा नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। ये 1938 याद रखें यहाँ पर। जयपुर प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन मई 1938 को हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज। और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भी भाग लिया था। इस अधिवेशन के बाद जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के संबंध में गांधी जी ने कहा, बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। क्वेश्चन है 44 नंबर का। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। और राजस्थान की यह नवीन रियासत झालावाड़, जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1838 में की गई। 1838 में की गई और ये
कोटा रियासत से अलग करके बनाई गई थी और इसकी राजधानी क्या रखी थी? पाटन। इसकी राजधानी पाटन रखी। इसके बाद में देखो 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा वैदिक ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया? तो वह व्यक्ति है राजा राम मोहन राय। उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने फारसी भाषा में तोहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की? कलकत्ता में। और संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी नामक प्रथम भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसी के साथ आप यहाँ पर याद रखें 46 नंबर का क्वेश्चन, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ अजमेर। और ये गुर्जर समाज का प्रमुख नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो फलकुबाई का नाम याद रखें। और ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये नृत्य कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। और किस समाज का प्रमुख नृत्य है ये? गुर्जर समाज का। और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकुबाई। तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। किशनगढ़ का ये नृत्य है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग बनास बेड़च मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह दुर्ग है मांडलगढ़। निर्माण मांड्या भील के द्वारा। और इसकी आकृति कैसी है? मांडलाकृति की होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मांडलगढ़। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो जगत सिंह प्रथम का नाम याद रखें। और इस चित्रशैली का प्रारंभ राणा कुंभा के शासन काल में हुआ था। जगत सिंह प्रथम का शासन काल उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चित्रों की ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना करवाई गई। चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना करवाई। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? तो वह रानी कौन थी? रानी कर्मावती। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा शाखा 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर के आक्रमण के समय हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा 1534-35 में चित्तौड़ के किले को घेरने पर चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की। और दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व बाघ सिंह ने किया और जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया। बहादुर शाह के कहने पर कि वह काफिरों के विरुद्ध युद्ध में लगा हुआ है, वह यानी हुमायूं अपने सहधर्मी भाई पर आक्रमण न करे, तो हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं किया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो ये 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल आपको यहाँ पर याद रखना है। आपातकाल की घोषणा के दिन या दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो वह वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। स्टेपीज तुल्य वनस्पति याद रखें। 53 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार है? राजस्थान के बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार है?
तो वह मृदा कौन सी है? भूरी मृदा। कौन सी मृदा है? भूरी मृदा है साथियों। और इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इस मृदा का अन्य नाम लाल पीली मृदा। इस मृदा का अन्य नाम है लाल पीली मृदा। और विस्तार भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। और ये हैं भूरी मृदा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। गोचनी या बेजड़ का तात्पर्य क्या है? तो गेहूं एवं जौ के साथ चने का मिश्रण है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखो। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालोर। जनगणना 2011 के अनुसार आपको याद रखना है यहाँ पर राजस्थान की महिला साक्षरता 52.1%। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो। राज्य में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो मोरिजा, बनोला, नीमला, रायसेला, डाबला। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क निकलता है। किस प्रकार का लौह अयस्क निकलता है? हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क। 58 नंबर का क्वेश्चन देखो। धूमिल तेंदुआ का आश्रय स्थल क्या है? तो धूमिल तेंदुआ का आश्रय स्थल है त्रिपुरा। बीमा की प्रकृति के आधार पर साधारण बीमा का प्रकार बताओ यहाँ पर। तो साधारण बीमा का प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप। जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा। और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो। कक्षा में शिक्षक का परम मित्र किसे कहा जाता है? तो कक्षा में शिक्षक का परम मित्र श्याम पट को कहते हैं। और इसकी मदद से कक्षा में व्यवस्था बनी रहती है। शिक्षक विभिन्न चित्रों, रेखाओं के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देखे विस्तृत रूप में। आशा और उम्मीद है हमें ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ये सीरीज अपने मित्रों तक शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।